हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भरत शंकर। तो अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जब से ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी अनाउंस किया है तब से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा है, जहां पर कल अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का जो नैस्डैक है वो अराउंड 5.97% क्रैश हो गया था। यूएस का जो डाउ जोन इंडेक्स है वो 3.98% गिरा था और यूएस का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल्स 2000 वो अराउंड 6.59% गिरा था। और बाकी के जो ग्लोबल मार्केट्स हैं जैसे कि फ्रांस, उसका जो इंडेक्स है CAC 40 वो कल अराउंड 3.31% गिरा था और आज भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 1.54% गिरा। और जर्मनी का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है DAX वो कल 3.01% गिरा था और आज भी वो अराउंड 1.91% गिरा है। और उसी तरीके से जापान का जो इंडेक्स है निकी वो कल 2.77% गिरा था और आज वो 2.75% गिरा। और इस ग्लोबल ब्लडबाथ के बीच में अगर आप हमारे मार्केट को कल देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है वो मात्र 0.3 या 0.4% ही गिरा था। और इस गिरावट को देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट हमारा मार्केट जो है वो इम्यून है। लेकिन वही अगर आप हमारे मार्केट को आज देखेंगे तो आज हमारे मार्केट में मोर देन 1.5% का गिरावट हुआ है। एंड ऑफ कोर्स कल के कंपैरिजन में हमारे मार्केट में ये गिरावट रिलेटिवली ज्यादा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में ये गिरावट रिलेटिवली कम है। अभी मार्केट के इसी इररेशनल बिहेवियर की वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, जहां पर कुछ इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्केट के ऊपर ट्रंप के जो पॉलिसीज है उसका इंपैक्ट बहुत ही लिमिटेड होगा। लेकिन वही कुछ और इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज का इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट के ऊपर तो इमीडिएटली पड़ा है, लेकिन हमारे मार्केट के ऊपर ये इंपैक्ट धीरे धीरे पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनका ये मानना है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में अभी ग्लोबल मार्केट में जो गिरावट हुआ है वैसा ही गिरावट हमारे मार्केट में भी हो सकता है, ऐसा उनका मानना है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज है क्या उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड नहीं है तो क्या ये इंपैक्ट धीरे धीरे हमारे मार्केट के ऊपर आ सकता है, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और इन फैक्टर्स और रीजंस के बेसिस पे हमारे मार्केट का आने वाला ट्रेंड कहां पर जा सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज की वजह से किस तरीके से इंडिया के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को मदद मिल सकता है और वही इंडिया के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को ये बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज हैं इनको अवॉइड करने के लिए, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टीम है जो यूएस विजिट कर रहा है, यूएसए का टीम इंडिया विजिट कर रहा है, इन दोनों के बीच में अभी कोलैबोरेशन क्या हो रहा है, इसका आउटकम क्या आ सकता है और इसके बेसिस पे क्या ये टैरिफ पॉलिसीज अगर रिड्यूस हो सकता है तो कितना हो सकता है, उसके ऊपर भी हम एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एंड फाइनली ऐसे टफ मार्केट्स को एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैसे नेविगेट करना है उसके ऊपर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं, जो हमें ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और उसके अलावा मैं स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकली सिखाता हूं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे, और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और वहां पर ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और कम्युनिटी पे मैं डेली वीडियोस डालता हूं और इन वीडियोस में हम मार्केट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, ट्रेंडिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग स्टॉक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, म्यूचुअल फंड, ETFs, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम Q&A सेशन भी करते हैं जहां पर हम आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। और इस कम्युनिटी का फीडबैक अभी तक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है और ये कम्युनिटी सीखने के लिए और साथ में ग्रो करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट जगह है। तो चलिए अभी आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कशन की शुरुआत हमारे ब्रॉडर मार्केट से करते हैं, यानी निफ्टी से करते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आप इस चार्ट को पहचानोगे क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था मार्केट बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, उस वीडियो में हमने इस चार्ट को कवर किया था। एंड आई थिंक मार्केट उस टाइम कुछ इस लेवल पे था, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था और हर कोई मार्केट पे पॉजिटिव था। तो उस टाइम मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था कि अभी इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तो मार्केट में अभी ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन नहीं हो सकता है। मार्केट में अभी ये जो अपवर्ड ट्रेंड है अगर सस्टेन होना है तो मार्केट को ये लेवल क्रॉस करना होगा। और उस वीडियो में मैंने इस रेजिस्टेंस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था, तो हमारे मार्केट में क्या हो रहा था, हर राइज पे सेलिंग आ रहा था, यानी मार्केट थोड़ा सा बढ़ते ही बड़े इन्वेस्टर्स अपना माल बेच के निकल रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्केट गिरा, थोड़ा सा बढ़ा, फिर से यहाँ पर सेलिंग आया, फिर से गिरा, फिर से थोड़ा सा बढ़ा, फिर से यहाँ पर सेलिंग आया और उसी तरीके से मार्केट उस टाइम इस लेवल पे था, इस पर्टिकुलर लेवल पे था।
जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। और ऐसे लोअर लोस का पैटर्न क्यों बन रहा था? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को ज्यादा माल बेचना है, ज्यादा स्टॉक्स बेचना है, लेकिन उतने खरीदने वाले नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर बढ़ाते हैं, और बायर्स आते ही वो अपना माल चिपका के वहां से निकल जाते हैं, तो इसीलिए मार्केट वहां से फिर से गिरता है और इसी प्रोसेस में लोअर लोस का पैटर्न बनता है। और जब भी लोअर लोस का पैटर्न बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में बिकवाली है, और इसीलिए यहां पर आपको चेंज इन ट्रेंड के कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना होता है। और ये चेंज इन ट्रेंड हमें कैसे पता चलता है? तो यहां पर ये जो लोअर लोस के पैटर्न में जो प्रीवियस हाई था, जब मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, और इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके यहां पर देखिए ग्रीन एरो में मैंने जो मार्क किया हुआ है, ये इसका प्रीवियस हाई है लोअर लोस के पैटर्न में। जब इस प्रीवियस हाई को मार्केट क्रॉस करता है और इस प्रीवियस हाई के लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर से जब मार्केट गिरता है तो इसको एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करता है, तब हमें समझना चाहिए कि चेंज इन ट्रेंड आ रहा है। और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे मार्केट यहां से फिर से ऊपर बढ़ा, और क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को टच किया और यहां से मार्केट रिवर्स हुआ। और इसी रीजन की वजह से एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स कहां पर खरीद रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कहां पर बेच रहे हैं, उसकी वजह से सपोर्ट कहां पर बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। और ये जो नॉलेज है और ये जो एनालिसिस है, ये एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें ये लॉसेस में जाने से या पैसे गंवाने से बहुत बार बचा सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनके लिए मैटर नहीं करता है, अगर वैल्यूएशन सस्ता है तो वो हर डिप पे बाय करेंगे। लेकिन जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, या जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स के पोजीशन वगैरह लेते हैं, उनको इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने इसको पहले भी 1000 बार समझाया है पहले के वीडियोस में, लेकिन लोग सुनते नहीं है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पहले के वीडियो जो है ना, मार्केट बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, उसका कमेंट सेक्शन आप जाके पढ़िए। वहां पर इतने लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट लिखे हैं कि मार्केट मिस हो जाएगा, वेट करते रहेंगे तो गाड़ी मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगा, ऐसे इग्नोरेंट कमेंट्स लिखते हैं लोग। और कोई भी पेशेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट में टेम्परमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, एंड दैट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी। और इसलिए मुझे लगा कि यार, अगर मेजॉरिटी ऑफ द जनता अगर सीरियस नहीं है, तो जो सीरियस जनता है हम उनके लिए कंटेंट बनाएंगे डेली बेसिस पे। तो इसीलिए जो डेली बेसिस में मैं अपडेट डाल रहा था, वीडियोस डाल रहा था, उसको मैंने सिर्फ कम्युनिटी के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर, जिससे एक फिल्टर बन जाएगा जो सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स को ही कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए अलाउ करेगा। और जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट और अपने पैसों को लेके सीरियस है, वो कभी वीडियो लेंथ के बारे में कंप्लेन नहीं करेंगे। वीडियो छोटा है, वीडियो लंबा है, वो एक कंप्लेंट कभी नहीं करेंगे। और वो कभी भी मौका मिस हो जाएगा, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि वो टेम्परमेंट, लॉजिक, पेशेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। एंड आई थिंक डिस्कशन थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, अभी फिर से ऑन टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा करंट मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी फिर से नीचे जा रहा है। तो अभी हमारा मार्केट जो है वो फिर से टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर वापस अप ट्रेंड में आना है तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ों को मॉनिटर करना होगा। तो सबसे पहले हमारे मार्केट को अभी ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, जिसके ऊपर था, उसके ऊपर थोड़ा सपोर्ट ले रहा था, फिर से उसको ब्रेक करके नीचे आया। तो सबसे पहले ये जो येलो कलर का लाइन है, इसके ऊपर हमारे मार्केट को आना होगा। और जब भी मार्केट में थोड़ा गिरावट होता है, यहाँ पर जैसे हो रहा था, वैसे ही इस लाइन पे उसको सपोर्ट लेना होगा, गिरते टाइम पे। उसके लिए पहले इसको ब्रेक करना होगा। और उसके बाद ये जो लाइन है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रीवियस लो का, जो प्रीवियस लोअर लोज के पैटर्न में जो हाई बना था, इसको मार्केट को क्रॉस करना होगा। तब हमें एक रिलेटिव आइडिया मिल सकता है कि हाँ, हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी आ रहा है और हमारे मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग आ रहा है। क्योंकि जब तक बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज फॉर श्योर 100%। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को संभाल लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का सैलरी संभाल लेगा। हाँ, कुछ हद तक संभाल सकता है, लेकिन जिस वॉल्यूम्स पे एफआईएस बेचते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स बेचते हैं, उसको संभालने के लिए एक दूसरे बड़े इन्वेस्टर को ही आना। और जब बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग आने लगेगा तो मार्केट में कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेंगे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गिरा, मान लीजिए। सबसे पहले इसने 100 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद अगर फिर से थोड़ा सा गिरता है तो इसी लेवल पे, इसी लाइन जो है येलो कलर का लाइन, इसको सपोर्ट देगा। और उसके बाद मान लीजिए अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है और ये जो रेड कलर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको अगर क्रॉस करता है और उसके बाद मार्केट अगर फिर से गिरता है तो इसी रेड कलर के लाइन पे अगर इसको सपोर्ट मिलता है और इसी तरीके से हायर हाइज के पैटर्न में अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है, देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड। एंड ऑल्सो यहाँ पर अगर भी मार्केट रिवर्स होगा तो यस, ये जो 100 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है, ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद दूसरा इसका रेजिस्टेंस होगा ये वाला रेड लाइन।
तो इन दोनों को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है और हायर हाइज का पैटर्न बनना जरूरी है। तो टेक्निकल्स के बेसिस पे और बड़े इन्वेस्टर्स का जो बाइंग है उसके बेसिस पे मार्केट किस डायरेक्शन पे जा सकता है, बड़े इन्वेस्टर्स का बाइंग आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस। अभी इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में जो ब्लड बाथ हो रहा है उतना ब्लड बाथ हमारे मार्केट में क्यों नहीं हो रहा है। क्या ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसीज है उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे लिमिटेड है और ग्लोबल मार्केट पे ज्यादा है, तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और कल जब हमारा मार्केट नहीं गिरा इंस्पाइट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ, बहुत सारे थ्योरीज आ रहे थे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आ रहे थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव एन ओपिनियन। तो मैं अपना ओपिनियन भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और उस ओपिनियन के पीछे लॉजिक क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जो मैंने कल ट्विटर पे पढ़ा था। तो कल जब हमारा मार्केट नहीं गिरा तो ट्विटर पे एक महाशय ने कमेंट लिखा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स की सैलरी आई है, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के सैलरी ने कल मार्केट को संभाल लिया। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में लिखिए रिटेल इन्वेस्टर्स जिंदाबाद। देखते हैं कितने जिंदाबाद आते हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग एग्री करते हैं या कितने लोग डिसएग्री करते हैं। तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन से मुझे क्यों लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट की कंपैरिजन में इंडियन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक्सपोर्ट डेटा बताना चाहूंगा। तो अभी अगर आप जीडीपी वर्सेस यूएस एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो जर्मनी का जो एक्सपोर्ट है वो उनके जीडीपी के अराउंड 3.74% के आसपास है, जापान का अराउंड 3.39% है और इंडिया का अराउंड 2.14% है। अभी हमने ये जो डेटा देखा है कि जीडीपी के कंपैरिजन में यूएस मार्केट को हर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, उसमें से हम अभी फार्मा एक्सपोर्ट्स को माइनस करेंगे, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी टैरिफ्स अनाउंस किया है अभी के लिए, उसमें से जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है वो एग्जेम्प्टेड है। एंड ऑल्सो कल पूरा मार्केट खुश भी था कि अरे फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कोई खतरा नहीं है और फार्मा के स्टॉक्स बढ़ रहे थे, फार्मा का इंडेक्स बढ़ रहा था। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, फिर से उन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर एक बॉम्ब डाल दिया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा कर दिया कि नेवर सीन बिफोर टैरिफ्स ऑन फार्मा सून। यानी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप से इन्वेस्टर्स की खुशी देखी नहीं गई, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि पहले आपने देखा नहीं होगा उतना ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा मैं फार्मा सेक्टर के ऊपर आने वाले टाइम, और आने वाले टाइम में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में फार्मास्यूटिकल्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी से एग्जेम्प्टेड है। और इसलिए अगर हम फार्मास्यूटिकल्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट से माइनस करेंगे तो उसके बाद जर्मनी जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है वो उनके जीडीपी के कंपैरिजन में अराउंड 3.54% आता है, जापान का एक्सपोर्ट अराउंड 3.37% आता है और इंडिया का एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.92% आता है। तो ये डेटा देख के आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, और इसी रीजन की वजह से इन कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट है वहां पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ फियर, और वही इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट रिलेटिवली कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, लेकिन इन कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे यहाँ इंपैक्ट जो है वो कम पड़ रहा है। और उसके बाद ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कम पड़ने का रीजन नंबर 2 ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाया है उसकी वजह से इंडिया के कुछ सेक्टर्स को फायदा मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखेंगे तो इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स कौन है, एक कॉम्पिटिटर है वियतनाम और दूसरा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किया है वहां पर इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना लग रहा है, अराउंड 26 to 27% का टैरिफ लग रहा है, बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लग रहा है और वही वियतनाम के ऊपर 46% का टैरिफ लग रहा है। तो इस टैरिफ डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यूएसए को अगर टेक्सटाइल इंपोर्ट करना है तो वो इंडिया से सस्ता पड़ेगा, और अभी वियतनाम और बांग्लादेश से वो रिलेटिवली थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि हमारे ऊपर टैरिफ कम है और उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा है। तो बेसिकली जो बांग्लादेश और वियतनाम का जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स है दे कैन compete बेटर इन द यूएस मार्केट विथ वियतनाम एंड बांग्लादेश, और इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है यूएसए में वो बढ़ने के चांसेस है। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आप यूएसए में देखेंगे तो यूएसए का अपना खुद का कोई टेक्सटाइल सेक्टर नहीं है, टेक्सटाइल हब नहीं है, तो इसीलिए उन्हें जो टेक्सटाइल चाहिए होगा उसको उन्हें इंपोर्ट ही करना होगा, और जिस कंट्री से इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ता है उसी देश से ये ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टैरिफ बढ़ने की वजह से इंडियन टेक्सटाइल को लॉस कम फायदा ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए अगर आप इंडिया के टॉप 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को देखेंगे या एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो पहला आता है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जो कि अभी के लिए एग्जेम्प्टेड है, दूसरा आता है पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स जो कि हम मान सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, तीसरा है पेट्रो प्रोडक्ट्स, फोर्थ है टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स और फिफ्थ है रेडीमेड गारमेंट्स। तो अभी ये जो बाकी के 3 सेक्टर्स है वहां पर
ये जो डिफरेंस है, टैरिफ डिफरेंस है, उसकी वजह से यहाँ पर फायदा ज्यादा हो सकता है और नुकसान कम हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से ग्लोबल मार्केट में जितना ब्लडबाथ हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमारे मार्केट में जो गिरावट हो रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, वो रिलेटिवली कम है। और वही अगर आप जर्मनी जैसे देश देखेंगे तो उनके टॉप एक्सपोर्ट्स यूएसए को क्या जाते हैं, पहला टॉप एक्सपोर्ट है कार्स, यानी ये व्हीकल्स को हैवीली एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। और अभी आपने देखा होगा ना, व्हीकल्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लैट 25% का टैरिफ लगा दिया है। और वहाँ पर ये जो बेस लाइन टैरिफ वो बता रहे 10%, अगर वहाँ पर वो भी ऐड हो सकता है, उसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है, अगर वो भी ऐड होगा तो इफेक्टिव टैरिफ वहाँ पर 35% बन जाएगा, विच इज अ हैवी टैरिफ ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और उसके बाद जर्मनी मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे कई सारे चीजों को एक्सपोर्ट करता है, दैट टू एट अ वेरी हाई प्राइस विद वेरी गुड मार्जिन्स। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट जर्मनी पे पड़ रहा है और जो रिलेटेड कंट्रीज है, जापान है, फ्रांस है, उनके ऊपर जो पड़ रहा है, उनके स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पड़ रहा है, उतना ज्यादा इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा लॉजिक है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी ये जो कार्स, ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड ये जो सारा टैरिफ का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जर्मनी, जापान, इनके ऊपर जो ये हैवी इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसा ही एक हैवी इंपैक्ट इंडिया के एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी पड़ सकता है। और वो सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स का। क्योंकि सबसे पहले तो इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो भी ये यूएसए को पहले एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर इन्हें 3 से 4% का टैरिफ लगता था, और अभी वो टैरिफ 25% से भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स इरोड हो सकते हैं। और इस डायरेक्ट इंपैक्ट के साथ साथ इनके ऊपर एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स है, ये हेवीली यूरोप को भी एक्सपोर्ट करते थे। और ये जो यूरोपियन कंपनीज इनसे पार्ट्स मंगाती थी, वो क्या करते थे, इनको वो इंटीग्रेट करते थे, असेंबल करते थे, कार्स बनाते थे, व्हीकल्स बनाते थे, और उन्हीं कार्स और व्हीकल्स को वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते थे। अभी टैरिफ बढ़ने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि जो कार्स जर्मनी, यूरोप, जापान से यूएसए में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, एटलीस्ट 25% तो महंगे हो ही जाएंगे। और इंपोर्टेड कार्स के इस महंगाई की वजह से जो एक नॉर्मल यूएस सिटीजन है, he or she will be forced to buy a made in America car, जैसे कि फोर्ड, जीएम या टेस्ला। और यहाँ पर भी जिस तरीके का टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है, ऐसा टेक्नोलॉजी फोर्ड और जीएम के पास नहीं है। तो इसकी वजह से अभी ये जो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टैरिफ बढ़ाया गया है, उसका बिगेस्ट विनर है इलॉन मस्क और इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला। क्योंकि अभी इसकी वजह से जो यूएस मार्केट से टेस्ला को ग्रोथ आएगा, वो ऑटोमेटिकली यूरोप में जो अभी टेस्ला को बाइकआउट किया जा रहा है, और अभी चाइना में स्लोअर ग्रोथ की वजह से और हायर कंपटीशन की वजह से, जैसे कि BYD है जो सुपीरियर कार्स वो भी सस्ते दाम पे बनाता है, वहाँ पर कंपटीशन की वजह से उनके जो सेल्स कम हो रहे हैं वो सारे कॉम्पनसेट हो सकता है। और इसी रीज़न की वजह से जो यूरोपियन गाड़ियाँ हैं वो यूएसए में कम बिक सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, गाड़ियाँ कम बिकेंगी तो जो पार्ट्स इंडिया से मंगाए जाएंगे वो भी कम होगा। एंड फॉर दैट रीज़न इंडिया के जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ऑटो कंपोनेंट्स और पार्ट मैन्युफैक्चरर्स है, उसके ऊपर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, और ये सेक्टर बुरी तरीके का हेडविंड्स भी फेस कर सकता है। और उसके बाद एक और सेक्टर जो बुरी तरीके से इंपैक्टेड हो सकता है वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि अभी अगर आप आईटी इंडेक्स देखेंगे तो टिल नाउ आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट 27-28% का करेक्शन हो चुका है, और यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट हो सकता है। और ये गिरावट क्यों हो सकता है आईटी सेक्टर में, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ पॉलिसीज लागू कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसकी भरपाई यूएस सिटीजन्स को ही करना होगा, उन्हें ही ज़्यादा प्राइस पे करना होगा, जिसकी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएगा, और इन रीजंस की वजह से बेस्ट केस में यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है, और वर्स्ट केस में रिसेशन आ सकता है। और ये जो बेस्ट केस है और वर्स्ट केस है, दोनों ही इंडियन आईटी सेक्टर के लिए खराब है, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, जो यूएस की कंपनीज है जैसे कि वॉलमार्ट है, जो भी है, बाकी सारे कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अगर इनके प्रॉफिट्स कम होंगे तो सबसे पहले ये आईटी बजट को कट कर देंगे। अगर इनका आईटी बजट कम होगा तो इंडियन आईटी कंपनीज को कम प्रॉफिट्स मिलेंगे और कम सेल्स आएंगे, और इसकी वजह से अगर इनका जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ का, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ का, अगर वो नेगेटिव में चला जाता है या फ्लैट में होता है, तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज का जो पी रेशियो है उसको डाउनग्रेड किया जा सकता है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर और आईटी स्टॉक्स में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। उसके साथ साथ अभी एआई आने की वजह से अभी हमारे आईटी कंपनीज जो बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे थे वो अभी डेंजर में आ गया है, क्योंकि आईटी कंपनीज जो पहले अपने क्लाइंट्स को ये जो रिसोर्सेज वो देते थे, डेवलपर्स, टेस्टर्स, इनको वो आर्ली बेसिस पे बिल करते थे, वो बिजनेस मॉडल अभी खतरे में आ गया है। क्योंकि अभी एआई जो है वो कोड भी लिख सकता है, डिप्लॉय भी कर सकता है, टेस्ट भी कर सकता है,
और अभी बहुत सारे एआई के ऐसे टूल्स भी आ रहे हैं जो कोड को डीबग भी कर सकते हैं। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आने वाले जो 1-2 साल है वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा अनसर्टन हो सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस बैटल यहाँ पर सिर्फ 2 ही टाइप ऑफ कंपनीज बचेंगे। एक वो सेट ऑफ कंपनीज जो एआई को अडॉप्ट करेंगे और एआई से रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट करेंगे और वहां से ग्रो करेंगे, और दूसरे सेट ऑफ कंपनीज जो एआई के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, एआई की मदद से वो अपने रेवेन्यूज को बढ़ा नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो सकता है टू अ पॉइंट ऑफ इररेलेवेंसी। इसीलिए एज एन इन्वेस्टर अभी के टाइम में अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स है, तो सबसे पहले जाके देखिए कि जो ऑटो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरर है उसका एक्सपोर्ट कितना यूएसए को जाता है, कितना यूरोप को जाता है, और उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितना इंपैक्ट उस कंपनी के ऊपर पड़ सकता है और कब वो इंपैक्ट सबसाइड हो सकता है। और वही अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स है तो यू हैव टू ट्रैक दैट कि इस आईटी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो एआई के रेवेन्यू स्ट्रीम से कितना पैसा वहां से आ रहा है या कितना पैसे ये कंपनी वहां से कमा रहा है। तो अभी इसके बाद एक सवाल आएगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर 26-27% का, क्या वो टैरिफ फिक्स्ड है, हमें इसी टैरिफ के साथ अगले आने वाले कुछ सालों के लिए काम करना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज होने वाला है, और ये भी बोला जाता है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस है उसके लिए एग्री भी कर दिया है, जहां पर इस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इंडिया जो है वो यूएसए को $multi-billion का डिफेंस ऑर्डर्स दे सकता है, यूएसए से ऑयल एंड गैस खरीद सकता है, और उसके अलावा यूएसए के जो कार्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर जो 130% का प्रेजेंट टैरिफ है उसको ये घटा के 15% कर सकते हैं। वैसे और भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस है जो इस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड होता है उस पर लागू किया जा सकता है। तो जब ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा तो वहां पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि प्रेजेंटली यूएसए हमारे ऊपर जो 26-27% का टैरिफ लगा रहा है वो ड्रास्टिकली कम होने के चांसेस रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है, अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो उसके बाद हमारे ऊपर जो टैक्सेस है उसको रिड्यूस करेगा यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप, जो भी आपको लगता है उसको आप कमेंट्स में लिखिए। एंड फाइनली जो इन्वेस्टर्स है उनको ऐसे करंट वॉलेटाइल मार्केट को कैसे नेविगेट करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जो भी अच्छे स्टॉक्स है, जो भी स्टॉक्स वो बाय करना चाहते हैं, अगर वो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो फेजेस में उसको एक्यूमुलेट करते जाइए। और वही अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टर भी है तो वो चेंज इन ट्रेंड का इंतजार करे। और चेंज इन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और वही अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे मार्केट में लेवरेज लेता है, लेवरेज लेके ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है, तो करंट मार्केट में, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आई डोंट थिंक सो लेवरेज लेना चाहिए या मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी ऐसे मार्केट में लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में ना पूरी दुनिया डेस्परेट है और ऐसे डेस्परेट टाइम्स में क्या हो सकता है कोई भी नहीं बोल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट ठंडा होने दीजिए और मार्केट में स्टेबिलिटी आने दीजिए और एक क्लियर ट्रेंड मार्केट को बनाने दीजिए, तब जाके आप लेवरेज लेने के बारे में या मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी लेने के बारे में सोच सकते। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस, ऐसी चीजें मार्केट में होती रहेंगी। आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल कुछ और होगा, कल कोई वॉर होगा, ऐसी चीजें आती रहेंगी। बट द थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट जो बिजनेस होता है, स्टॉक मार्केट होता है, इकोनॉमी होता है, ट्रेड होते हैं, ये सारे जो है ना दे विल फाइंड अ वे, क्योंकि ये सब पानी की तरह होते हैं, जहां पर स्कोप होता है वहां पर बहते हैं और जहां पर ऑब्स्टिकल आता है वहां से अपना रुख मोड़ लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डेवलप टेम्परमेंट एंड पेशेंस एज एन इन्वेस्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।